Walaikum salam, ma'am. All of you are there? Yes, ma'am. Okay. So we were talking about quantitative research. Quantitative research की थोड़ी सी हम characteristics को देख लेते हैं. Quantitative research is the वो तमाम बच्चे जिन्होंने शुरू में स्टार्ट नहीं किया था उनके लिए मैं दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ कि हम आज रिसर्च की टाइप्स पढ़ रहे हैं. रिसर्च को ब्रॉडली टू टाइप्स में, जनरली टू टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं. नंबर 1 रिसर्च बाय पर्पस, नंबर 2 रिसर्च बाय मेथड. रिसर्च बाय पर्पस की जो सब टाइप्स हैं उसमें बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च, R&D रिसर्च, जो कि आज हम नहीं पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे रिसर्च बाय मेथड. रिसर्च बाय मेथड में इसकी दो मेजर टाइप्स हैं जिसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च है और क्वालिटेटिव रिसर्च है. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च को आज हम पढ़ेंगे. पहले हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च का कंपैरिजन देख लेते हैं. इसका डिटेल्ड कंपैरिजन मैं इनकी जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप्स हैं वो पढ़ाने के बाद में करवाऊंगी. अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद मैं इनकी टाइप्स आपको पढ़ाऊंगी. इन दोनों की ऑलमोस्ट 4 टाइप्स हैं, तो उन्हें हम आज इन डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये क्वांटिटी से डील करती है, नंबर्स के साथ डील करती है. इट इज द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट and control phenomena of interest. Key features of quantitative research are hypothesis. इसमें हम hypothesis बनाते हैं और आपको मैंने बताया था कि hypothesis क्या होता है. उसमें हम hypo mean less and thesis mean opinion, less than opinion, यानी कि हम कोई ऐसी बयान देते हैं जो कि predict करता है आने वाले results को. So hypothesis that predict the results of the research बिफोर द स्टडी बिगिन, यानी कि स्टडी शुरू होने से पहले ही हम उसके पॉसिबल जो रिजल्ट्स होते हैं उन्हें हम प्रिडिक्ट कर देते हैं. कंट्रोल ऑफ कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स, कुछ जो हमारे वो हमने पढ़े थे एक्सट्रेनियस और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं, उन्हें हम कंट्रोल करते हैं. दैट में इन्फ्लुएंस द स्टडी, जो कि हमारे स्टडी को इन्फ्लुएंस कर सके. Collection of data from sufficient statistical approach to analyze the collected data. जो हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ होता है उसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्टैटिस्टिक का यूजेज करते हैं. The quantitative approach assumes the world is relatively stable, uniform and coherent. हम ये assume कर लेते हैं कि जो हमारी करंट सिचुएशन है ये यूनिफॉर्म्ड है, एक जैसी है और कोहेरेंट है. Quantitative research approaches are included to describe current condition. जैसा कि मैंने पहले बताया कि आमतौर पर current conditions को, स्पेशली जो हमारी सर्वे रिसर्च है, ये हमारी current condition को explain करती है. ये अक्सर पेपर में सवाल आता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की वो कौन सी टाइप है जो करंट कंडीशंस को, ओपिनियंस को, बिहेवियर्स को, एटीट्यूड्स को, रवैयों को एक्सप्लेन करती है. तो दैट इज अ सर्वे रिसर्च. और क्वांटिटेटिव रिसर्च, सॉरी, सर्वे रिसर्च जो है वो हमारे करंट बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स को करती है, और करंट जो कंडीशंस है उन्हें ओवरऑल क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम स्टडी करते हैं. इन्वेस्टिगेट रिलेशंस एंड स्टडी कॉज एंड इफेक्ट फिनोमिना को भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में पढ़ते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मोर वैलिड, रिलायबल एंड मैथमेटिकल इन नेचर. इसे हम मोर वैलिड एंड रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें रिसर्चर की पसंद और नापसंद शामिल नहीं होती. इसमें जो सैंपल हम लेते हैं वो रैंडम सैंपल होता है. याद है ना, कल हमने सिंपल रैंडम सैंपल पढ़ा था जिसमें कि रिसर्चर की पसंद और नापसंद शामिल नहीं होती, जबकि जो नॉन रैंडम सैंपलिंग, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, उसमें रिसर्चर अपनी पसंद से सैंपल सिलेक्ट कर सकता है. देन क्वालिटेटिव रिसर्च जो है, इट इज द कलेक्शन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कंप्रिहेंसिव नैरेटिव एंड विजुअल नॉन न्यूमेरिक डाटा. कौन सा होता है? जिसमें के न्यूमेरिक्स इन्वॉल्व नहीं होते. To gain insights into a particular phenomena of interest. Key features of qualitative research include defining the problem, but not necessarily at the start of the study, studying contextual factor in the participation, and using non-numeric interpretive
approaches to provide narrative approaches, जिसमें हम बयानिया यानी कि लिखने वाली और बयान करने वाली अप्रोचेस जाहिर करते हैं, यानी कि हम नंबर्स और फिगर्स यूज नहीं करते बल्कि अल्फाज का सहारा लेते हैं। इसमें हमारा बहुत ज्यादा स्कॉलरली होना, अल्फाज का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। डिस्क्रिप्शन हमें आनी चाहिए। एन इम्पॉर्टेंट बिलीव दैट underlies qualitative research is that the word is not stable. वो जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम ये समझते हैं कि वर्ड जो है स्टेबल है, तो हम जो भी फाइंड आउट करेंगे हम उसे पूरी दुनिया पर जनरलाइज कर सकते हैं। कल हमने जनरलाइजेशन की बात की थी, इसमें हम ये समझते हैं कि दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती या लोग हमेशा एक जैसे नहीं रहते, लिहाजा हम उस रिसर्च को, एक बंदे की रिसर्च को दूसरे के ऊपर उस तरह से नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च की आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं जो कि आज हमारा टारगेट है, आज हमने उसको अचीव करना है। लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मैंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए आपको एक ग्राउंड तैयार करके दिया था, तो डू यू रिमेम्बर कि वो मैंने कौन से टॉपिक में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए एक ग्राफ तैयार किया था? तो एक बच्ची ने कहा, वो कौन सी बच्ची थी? नाम बताए क्लास पढ़ाती थी तो मैम शाजिया ने दिया था। शाजिया is in the class or not? Yes, ma'am. Shazia, are you in the academy or are you at home? Ma'am, online. Oh, then you will have to come to the academy to take the chocolate, and it would be too economic for you, too costly for you, not economic. खैर शाजिया, आप फिर चॉकलेट जो है कभी एकेडमी चक्कर आइए। That's good बेटा। मैंने वेरिएबल्स में इसका आपको जो है वो इसके लिए मैंने बात की थी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। बेटा ये बच्चा जो है इसको थोड़ा सा अटेंड कर लें आप। तो ये भी बेस्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द डिस्क्रिप्शन and analysis what will be and what will occur under carefully controlled condition. तो रिसर्चर्स ने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, इन्हें प्लीज 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 आपने बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेना है, याद लेना है। ये पेपर में अब जो एग्जामिनर है वो ये स्टेटमेंट्स दे के पूछ लेता है कि जी ये कौन सी रिसर्च होगी। जैसे पहले उसने पूछा कि व्हाट वाज हैपेंड आस्क्ड इन व्हिच रिसर्च, कि माजी में क्या हुआ था, ये कौन से रिसर्च में पूछा जाता है। तो आपको पता है ये हिस्टोरिकल रिसर्च में पूछा जाता है। इसी तरह से व्हाट इज ये रिसर्च में पूछा जाता है। व्हाट विल बी ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पूछा जाता है। ये बातें ना अपने नोट्स जब आप रजिस्टर पे लिख रहे होते हो मेरा लेक्चर, तो उसमें आप अपने रजिस्टर पे लिख के उसको ना बाहर गोलदारा लगा के और ऊपर लिख लिया करो इम्पोर्टेंट। ठीक है, समझ आ गई? मैम एक बार फिर एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा, कैसे पूछे थे क्वेश्चन? व्हाट वाज जो है ये हिस्टोरिकल रिसर्च में पूछा जाता है। व्हाट इज ये सर्वे रिसर्च में पूछा जाता है। और व्हाट विल बी ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पूछा जाता है। ठीक हो गया? यस मैम। ठीक हो गया बेटा? अच्छा आगे चलो। यस। नेक्स्ट इज according to C.V. Good, experimentation is the name given to the type of educational research in which the investigator controls. हमने वहां कुछ लफ्ज पढ़े थे
वो लफ्ज कौन कौन से थे? बोले। कंट्रोल, मैनिपुलेट। वेल डन। कंट्रोल, मैनिपुलेट एंड चेंजेस। मैंने कहा था ये लफ्ज आपने पल्ले से बांध लेने हैं, ठीक है? पल्ले से बांधता है या पल्लू से बांधना होता है? पल्लू से। हाँ जी, पल्लू से बांध लेने हैं। वो कौन कौन से लफ्ज थे? वो थे कंट्रोल, चेंज। इसमें क्या करता है वो जो है वो कंट्रोल कर लेता है कुछ चीजों को, रिसर्चर जो है, और फिर ऑब्जर्व करता है। इसमें ऑब्जर्वेशन भी होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सर्व्स अ बेसिक फॉर द फॉर्मुलेशन, एग्जीक्यूशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड इट इज यूज्ड टू assertion in the effects of any change in the normal educational programs and practices. इसके जरिए से हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज में चेंज लेके आते हैं। अच्छा जी, अब जो है इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर मैनिपुलेट्स वन वेरिएबल। ये आमतौर पर एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, और वो जो मैनिपुलेट होता है वो कौन सा वेरिएबल होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कौन सा वेरिएबल होता है? इंडिपेंडेंट मैम। कंट्रोल अदर वेरिएबल। अदर वेरिएबल कौन से होते हैं? इंडेंट, इंटरवीनिंग और एक्सटर्नस वेरिएबल, ठीक है? इंटरवीनिंग। उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो बाहर से दूसरे जो के असरअंदाज हो सकते हैं। एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, और कोशिश करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर देखने का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। बात समझ आ गई? बच्चों हाँ ना तो कर दिया करो। जी मैम। अच्छा, अब ई से मुराद है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, सी से मुराद है कंट्रोल ग्रुप, टी से मुराद है ट्रीटमेंट या ऑब्जर्वेशन, और आर से मुराद है रैंडमली सिलेक्टेड। ठीक है, ये आपके पास नोट्स हैं? जी मैम। अच्छा, अब हमने स्टडी करना है टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ टीम टीचिंग ऑन द अचीवमेंट ऑफ साइंस स्टूडेंट एट सेकेंडरी स्कूल प्रॉब्लम लेवल। अब हम, जैसा कल एक बच्ची ने सवाल किया था कि हमारे सर कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये लॉन्ग होती है, टाइम टेकिंग होती है, और मैंने कहा था कि नहीं, इसके कुछ डिजाइन जो हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। अब हम लोगों ने पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च को देखा, फिर हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को देखा। अब हम, बल्कि पहले हमने रिसर्च की टाइप्स को देखा। रिसर्च की टाइप में रिसर्च बाय मेथड को देखा। रिसर्च बाय मेथड में हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च को देखा। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को देखा। और अब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर इसके फर्दर डिजाइन्स हैं, इसके फर्दर सब टाइप्स हैं, उनको हम देखने जा रहे हैं। और इसमें जो है कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिनका रिजल्ट फौरन मिल जाता है, और कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिनका टाइप हमें ओवर अ लॉन्ग टाइम भी मिलता है। तो इसमें नंबर 1 है स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एक जैसा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया और एक हमने कंट्रोल ग्रुप लिया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसे हम ट्रीटमेंट देते हैं, और कंट्रोल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है जिसे हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमने टर्म टेस्ट दिए या टीम टेस्ट, टीम टीचिंग के जरिए से हमने पढ़ाया, और कंट्रोल ग्रुप को हमने नहीं पढ़ाया। हमने उनका पहले कोई टेस्ट नहीं लिया कि पहले वो बच्चे कैसे थे, उनकी स्टडीज कैसी थी। हमने सिर्फ उनका पोस्ट टेस्ट लिया, और उनके स्कोर जो थे उनका हमने मीन ले लिया। मीन किसे कहते हैं? एक्स किसे कहते हैं? एवरेज को कहते हैं। एवरेज ने हमें ये बताया कि जिन बच्चों को हमने ट्रीटमेंट दिया था, यानी कि जिन्हें हमने वो टीम टीचिंग के साथ पढ़ाया था, उनका रिजल्ट अच्छा आया है बनिस्बत उन बच्चों के जिन्हें हमने ट्रीटमेंट बोले
नहीं दिया। दिया था। हमने गुड ट्रीटमेंट गर्ल, नहीं दी। वेरी गुड। अच्छा जी, दूसरा इसका डिजाइन है, इसका नाम है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। पहले वाले ग्रुप में 2 ग्रुप थे, दूसरे वाले ग्रुप में ग्रुप 1 है, लेकिन टेस्ट 2 है। हमने पहले टेस्ट ले लिया, क्या कर लिया, पहले टेस्ट ले लिया, उसको हम कहते हैं प्री टेस्ट। प्री टेस्ट ले लिया, उनके नंबरों का हमने एवरेज यानी कि मीन लेके अपने पास लिख के रख लिया। ग्रुप डिजाइन। पोस्ट टेस्ट में क्या है, हमने 2 ग्रुप लिए, 2 हमने ग्रुप लिए, और इसको इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, एक जैसे। दोनों ग्रुप की जहानत का लेवल एक जैसा था, और उन्हें फिर हमने एक ग्रुप को हमने ट्रीटमेंट दी, दूसरे ग्रुप हमने उनका पोस्ट टेस्ट लिया, और हमने जब रिजल्ट लिया और एवरेज निकाला तो हमने देखा कि जिसे हमने ट्रीटमेंट दी थी उसके रिजल्ट अच्छे थे। इसमें हमने पहले हमने एक ग्रुप का पहले टेस्ट लिया था ना। अब इस टाइप में हम क्या करेंगे, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन में हम क्या करेंगे, हम दोनों ग्रुप्स का पहले क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद उनकी एवरेज निकालेंगे। ये भी तो हो सकता है ना कि जिस ग्रुप को हमने ट्रीटमेंट दी हो वो ग्रुप हो ही ज़हीन, ये भी तो हो सकता है ना, और जिस ग्रुप को हमने ट्रीटमेंट ना दी हो वो ग्रुप हो ही नहीं। बोले मैम, बच्चों। मैं आपके आई थी 2 ग्रुप एक जैसे जहन के लेने हैं। नहीं, अब हमने अपनी तरफ से तो चुन लिए बच्चे एक जैसे, Yes, लेकिन sir. हु एश्योर्स के वो एक जहानत के हैं, तो उसके लिए हम पहले टेस्ट लेंगे, ठीक है। 2 Yes. ग्रुप एक जैसे लेंगे, और यानी कि उन्होंने 4-5 तरीके बताए हुए हैं। एक में हम एक ग्रुप लेंगे, उसका पहले टेस्ट लेंगे, फिर बाद में टेस्ट लेंगे। एक में हम 2 ग्रुप लेंगे, उनका जो है सिर्फ पोस्ट टेस्ट लेंगे। एक में हम 2 ग्रुप लेंगे, उनका पहले भी टेस्ट लेंगे और बाद में भी टेस्ट लेंगे। एक को ट्रीटमेंट देंगे और एक को ट्रीटमेंट नहीं देंगे। एक है जी टाइम सीरीज डिजाइन, जो आपके सर ने डिजाइन है, इसमें इसे फॉलोअप डिजाइन भी कहते हैं और टाइम सीरीज डिजाइन भी। इसमें टाइम ज्यादा लगता है। इसमें हम एक ग्रुप लेते हैं, पहले हम उसे एक टेस्ट लेते हैं, फिर टेस्ट प्री टेस्ट, फिर हम बच्चे को ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट देते रहते हैं, फिर उसके बाद हम बच्चों का वो लेते हैं, पोस्ट टेस्ट लेते हैं। यस मैम। इसके स्टेप्स क्या हैं जी, आइडेंटिफाई डिफाइनिंग प्रॉब्लम, हम सैम्पलिंग करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं, प्रिपेयर अ रिसर्च प्लान करते हैं, और उसके बाद जस्ट अ मिनट, जी उसके बाद हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, फाइंडिंग्स करते हैं और कंक्लूजन करते हैं। नेक्स्ट है हमारी कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च क्या है जी, को का मतलब होता है 2 चीजों के दरमियान, जैसे को एजुकेशन, ठीक है ना। तो को का मतलब क्या होता है, 2 चीजों के दरमियान। कोरिलेशनल स्टडीज इन्वॉल्व कलेक्टिंग डेटा टू डिटरमाइन वेदर, अच्छा ये जो मैं इनकी डेफिनेशंस आपको बता रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसे आपने घर में मैम माइक ऑफ हो गया है आपका। लिखना भी है अपने रजिस्टर्स पे। क्या करना है, लिखना भी है। Correlational studies involve collecting data to determine whether and to what degree a relationship exists. इसको अंडरलाइन कर लें, whether and to what degree, इसको अंडरलाइन करें, कर लिया।
जी मैम कर whether and to what degree a relationship exists, यानी के कोई ऐसी चीज है जो पहले से मौजूद है। क्या है? क्या है बेटा? मौजूद है, एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। द डिग्री इज एक्सपेक्टेड एज अ कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये स्टैटिस्टिक्स में एक वैल्यू है, जैसे हम मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड एविएशन, अनोवा, मनोवा, एक हम वो क्या कहते हैं, तरीका है मुख्तलिफ वैल्यूज को चेक करने का। तो इसी तरह से डिफरेंट चीजों के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करने के लिए कोफिशिएंट कोरिलेशन आर इसे कहते हैं। ये अक्सर वो पेपर में पूछ लेता है कि आर डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन हाउ मेनी थिंग्स। ठीक है, ये कोफिशिएंट कोरिलेशन जो है इज एक्सप्लिसिटेड या एक्सप्लेन्ड बाय विच, मतलब आर से, एफ से, एस से, किस से, या बाज़ औक़ात वो इसकी वैल्यू भी पूछ लेता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 से +1 हो या +1 से -1 हो, मतलब वो इसकी वैल्यू भी पूछ लेता है। गॉट इट? अच्छा, अब हम इसकी डेफिनेशन को देख रहे थे कि a study of the relationship between the achievements of 9th class grades and their achievements toward the subject of mathematics। अब हमने दो चीजों का रिलेशनशिप मालूम करना है। क्या, किन चीजों का रिलेशनशिप है? कि हमने बच्चों के 9वीं क्लास के जो मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं और जेंडर वाइज उनका जो एटीट्यूड है मैथमेटिक्स की तरफ, उसका हमने कंपैरिजन करना है। हमने लड़कों के भी मैथमेटिक्स के नंबर लेने हैं और हमने लड़कियों के भी मैथमेटिक्स के नंबर लेने हैं, और फिर कंपैरिजन करना है कि क्या लड़कों का मैथमेटिक्स की तरफ रुझान ज्यादा होता है या लड़कियों का। वैसे आपके ख्याल में किन का रुझान मैथमेटिक्स की तरफ ज्यादा होता है? वाई। बॉयज का। एग्जैक्टली, इट इज प्रूव्ड साइंटिफिकली इन द वर्ल्ड। ठीक है, कि बॉयज जो होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है ये ज्यादा काम करता है मैथमेटिक्स के लिए, और बॉयज के ऊपर जैसा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कमाने की। वो मुझे याद आ जाता है अक्सर वो वाकया जब मौला अली के पास दो खवातीन आई और वो उनके पास 2 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी, और दोनों खवातीन ये कह रही थी कि बेटा जो है वो मेरा है। तो आपने कहा कि बेटी को कोई भी ओन करने को तैयार नहीं था, तो आपने कहा कि इन खवातीन का दूध जो है वो निकलवाया जाए और वो बोतल में भर के लाया जाए। छोटी सी बोतल में दूध, एक ही यानी कि एक ही साइज की बोतल दोनों खवातीन को दी गई और कहा गया कि इसमें बोतल में दूध लेके आए। तो जब वो बोतल में दूध लेके आए तो उसको मैयर किया गया दोनों खवातीन के दूध को। जो लड़के वाली माँ का दूध था, इट वाज डबल इन क्वांटिटी, वो क्वांटिटी में डबल था। देखने में वो एक ही जितना था, मतलब बोतल का साइज एक जितना था, लेकिन वो भारी था, वो वजन में ज्यादा था। देखने में वो एक जितना था, वजन में वो ज्यादा था। बेटा होल्ड करें, बाहर बेल हो रही है, मुझे लगता है वो मुलाजिम को मैं कहती हूँ, 1 मिनट होल्ड करें। इसका ज्यादा हो रहता है, तो इस चीज को हम लोग जो है वो रिलेशन मालूम करेंगे बॉयज की मैथमेटिक अचीवमेंट का उनके एटीट्यूड के साथ। तो अब इसमें द रिसर्च इज आल्सो कैरिड आउट टू प्रिडिक्ट लाइकली आउटकम्स। एटीट्यूड प्रिडिक्टर वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि अचीवमेंट जो है इसे क्राइटेरियन वेरिएबल भी कहा जाता है और डिपेंडेंट। मतलब इसमें एक प्रिडिक्टर वेरिएबल होता है और एक क्राइटेरियन वेरिएबल होता है। जैसे हम दूसरा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ते हैं ना रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, तो कोरिलेशनल रिसर्च में इसे
प्रिडिक्टर और क्राइटेरियन वेरिएबल भी कहा जाता है। इसका भी वही तरीका है, प्रॉब्लम सिलेक्शन है, देन हाइपोथेसिस है। अच्छा, जितनी भी क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स हैं इसमें हम हाइपोथेसिस जरूर बनाते हैं। देन सैंपल सिलेक्शन है, और सैंपल इसमें हमेशा हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन से तरीके से सैम्पलिंग की जाएगी, तो आप क्या लिखोगे, क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग जो है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमेशा प्रोबेबिलिटी तरीके से सैम्पलिंग की जाती है। देन इंस्ट्रूमेंट्स हम सिलेक्ट करेंगे। देन डिजाइन, कौन सा डिजाइन हम ले रहे हैं, वेरी सिंपल, स्कोर्स फॉर 2 वेरिएबल, और फिर हम उस पर स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे। बाजू का हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए पियर्सन का फार्मूला लगाते हैं जिसे आर से हम जाहिर करते हैं। ठीक हो गया। देन जनाब नेक्स्ट है आपका कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो इसे क्यों कहा जाता है? इट इज अ स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर डिफरेंस। अच्छा, इसमें उसने एग्जांपल पहले दे रही है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इन कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च द इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर एग्जिस्टिंग डिफरेंस इन द बिहेवियर और स्टेटस ऑफ ग्रुप्स और इंडिविजुअल। अच्छा जी, इसमें और जो कॉरिलेशनल रिसर्च है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसमें अक्सर वो डिफरेंस पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? क्या पूछ लेता है? कोरिलेशन और डिफरेंस पूछे। डिफरेंस पूछ लेता है। जो कॉजल कंपैरेटिव है इसमें कॉज पहले से मौजूद होती है। क्या होता है? कॉज मौजूद होती है कॉजल में। जबकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम खुद कॉज क्रिएट करते हैं। ये जुमला लिख लीजिए, ये Yes, जुमला ma'am. लिख लीजिए। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में कॉज पहले से मौजूद होती है, हमने सिर्फ उसे फाइंड आउट करना होता है। क्या करना होता है? फाइंड आउट करना होता है। मैनिपुलेट नहीं करना होता। ठीक है, यस, एक्सपेरिमेंट मैनिपुलेट करते जी। हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम उससे मैनिपुलेट करके क्रिएट करते हैं। साथ क्रिएट का लफ्ज भी लिख लें, मैनिपुलेट करके क्रिएट करते हैं। इसमें हम सिर्फ उसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और जो जी। कोरिलेशनल रिसर्च होती है उसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं। क्या करते हैं? क्राइटेरियन और वो जो प्रिडिक्टर वेरिएबल होता है उसके जरिए हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जी ऐसा होता है या ऐसा होता है। गॉट इट? यस। और दो चीजों का दो जो वैल्यूज हैं या दो जो ग्रुप्स हैं या दो जो इंडिविजुअल्स हैं उनका आपस में रिलेशन मालूम करते हैं। अक्सर वो कॉजल कंपैरेटिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का आपस में कंपैरिजन पूछ लेता है। अभी जो ये पेपर में भी बार बार पूछा इन्होंने, हेडशिप के पेपर में भी ये सवाल पूछा, फिर लेक्चरशिप में भी इन्होंने पूछा, बल्कि मेरा जब पीएचडी का डिफेंस हो रहा था तो उसमें भी उन्होंने मेरे से ये डिफरेंस पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो मैंने वो बताया कि उसमें जी सिचुएशन कंट्रोल होती है, इसमें ऐसा नहीं होता है। और दूसरा जो है वो इसमें पहले से मौजूदा कॉज को स्टडी किया जाता है और उसमें कॉज क्रिएट की जाती है। तो मेरे जो एक्सटर्नल आए हुए थे ही वाज वेरी मच हैप्पी विद मी। ठीक है, कि आपने ये बहुत बारीक चीज जो है ये बताई है। आमतौर पर इसे क्वांटिटेटिव रिसर्च को लोग सेम ले रहे होते हैं कि इसमें जी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट मालूम किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बेस्ड डिफरेंसेस हैं। आप मेरे लेक्चर को भी सुने, इन नोट्स को भी पढ़ें और इनके कंपैरिजन के जो इनके आपस में कंपैरिजन है ना कि व्हाट आर द डिफरेंसेस या व्हाट आर द कंपैरिजन बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड लाइक कॉजल कंपैरेटिव एंड लाइक दैट, तो वो जो है ना यूट्यूब के ऊपर भी पड़े हुए हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी वीडियोस हैं 5-5, 7-7 मिनट्स की, वो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ओके हो गया? यस मैम। इसीलिए इस अक्सर वो ये भी पेपर में पूछ लेता है कि इस रिसर्च को एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्यों कहते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बिहाइंड द फैक्ट, यानी कि जो फैक्ट मौजूद है उसको देखना। ठीक है, यस। फैक्ट को क्या मतलब, जो कॉज मौजूद है उस कॉज को देखना। ओके, वो अक्सर पेपर में ये भी पूछ लेता है कि असल में जो आपका रिसर्च का पेपर है ना उसमें मोस्ट जो पेपर है मोस्टली जो वो सवाल 8-10 पूछता है ना वो सैंपल, वेरिएबल, हाइपोथेसिस और जो रिसर्च की टाइप्स है ना बस इसी के गिर्द ही वो घूमता है। ठीक है,
तो इनको आप देखें, इतना ओपन गैस आपको कौन देगा, और इसी में से ही पेपर आना है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से कर लो तो आपको 8-10 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस, वेरिएबल, सैंपल वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, अच्छा, इन कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च द इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन क्या होता है, टू फाइंड द कॉज और रीजन फॉर एग्जिस्टिंग को अंडरलाइन करें, डिफरेंस इन द बिहेवियर और स्टेटस ऑफ ग्रुप और इंडिविजुअल। या तो वो ग्रुप्स के रवैयों में फर्क देखता है या फिर इंडिविजुअल के रवैयों में, और ये कौन से रवैये हैं जो कि पहले से मौजूद हैं। Selection of two groups that differ on same variable of interest and comparing them on same different variable. उन दो ग्रुप्स को लेना जो कि डिफरेंट हैं और फिर उन पर उनका कंपैरिजन करना। Selection two groups, comparison groups. Group may differ in two ways. One group possess a characteristics and the other group not मतलब possess that characteristic, और फिर उनका कंपैरिजन कर लेना। It is a fact that unlike experimental research in which the researcher creates a difference, अंडरलाइन कर लें creates a difference को, कि वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्रिएट करता है। इन कॉजल कंपैरेटिव स्टडी द इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डिफरेंस दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट को अंडरलाइन कर लें बिटवीन टू ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर फिजिबल टू स्टडी कॉजेशन। इसको अक्सर कॉजेशन भी कहते हैं, ये भी वो पेपर में पूछ लेता है कि कॉजेशन रिसर्च इज कॉल्ड। अब कॉज एंड इफेक्ट तो हम हर रिसर्च में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसे कॉजेशन इसलिए कहा जाता है कि इसमें कॉज पहले से मौजूद होती है। कॉजेशन मीन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके भी स्टेप्स वही हैं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, और उसके बाद हाइपोथेसिस तो इसमें कभी होता है कभी नहीं होता, सैम्पलिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, डाटा कलेक्शन है, और डाटा एनालिसिस है, और कंक्लूजन है। ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। आर यू इन अ पोजीशन टू स्टडी क्वालिटेटिव रिसर्च? शुरू कर लें बेटा, क्वालिटेटिव रिसर्च को स्टार्ट कर लें। वो मैम ये कल स्टडी करेंगे इंशाल्लाह जी मैम इसकी क्वांटिटेटिव की एक सर्वे रिसर्च रह गई, उसको डिस्कस कर लें। ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया, सर्वे रिसर्च को कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। जी बेटा, सर्वे रिसर्च जो है, सर्वे हम सब इससे ज्यादा मतलब हम इसे जानते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने एमफिल किया हुआ है या एमए किया हुआ है, हम मोस्टली हमारे मुल्क में जो है वो सर्वे रिसर्च ज्यादा करवाई जाती है।
तो सर्वे रिसर्च जो है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ द पर्सन्स ऑफ सोसाइटीज, the present positions of the statistical society is studied and investigated in form of some qualities or variable like age, gender, weight, income, position of life, education, literacy, marriage, means of transport, facilities of home, etc., etc. Researcher administer a survey to a sample to describe the attitudes, opinions, and collect quantitative number data by using questionnaire, interviews, scaled and statistically analyzed data and interpret results. To study the attitude of 9th grade students towards the subject of mathematics. अच्छा, इसमें होता क्या है बेटा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि करंट जो मौजूदा, जब हमने बताया कि पास्ट में हम हिस्ट्री को करते हैं, व्हाट विल बी में हम उसको करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं, तो सर्वे में हम क्या करते हैं, सर्वे में जो मौजूदा है करंट ये अक्सर पेपर में सवाल आता है कि करंट पोजीशंस और करंट कंडीशंस एंड करंट रवैये, ये यानी कि स्पेशली ये वाली स्टेटमेंट मैंने इसमें नोट्स में इसलिए लिखी थी कि करंट ओपिनियंस, करंट एटीट्यूड्स, करंट बिहेवियर्स, current conditions, current phenomena are studied in survey research. ये as it is पेपर में, इस लाइन को अंडरलाइन कर ले, ये as it is पेपर में पूछी जाती है और एक दफा नहीं पूछी गई, बारहा पूछी गई है, ठीक है। जो हमारे रवैये हैं, जो हमारी आदत हैं, हैबिट्स हैं, जो हमारी क्या कहना चाहिए हैबिट्स हैं, उनके एटीट्यूड्स हैं। अच्छा, एक चीज जिसे बच्चे अक्सर मिक्सअप कर लेते हैं वो है जनाब एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड को इसमें नहीं स्टडी किया जाता, एप्टीट्यूड टेस्ट और होते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, डू यू नो? ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। मैम एप्टीट्यूड शायद वो टेस्ट जो हम किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले लेते हैं। नो, मैंने तो पूछा, मैंने टेस्ट की तो बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये पूछा है कि अंग्रेजी का एक लफ्ज है एप्टीट्यूड और दूसरा लफ्ज है एटीट्यूड, इन दोनों के दरमियान में फर्क क्या है? मैम एप्टीट्यूड एबिलिटी होती है आपकी जो ऑलरेडी आपके अंदर होती है। एटीट्यूड पर्सनालिटी, आप खुद एटीट्यूड जो आप टाइम टू टाइम डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, आजकल छोटा छोटा बच्चा कह रहा होता है कि बड़ा एटीट्यूड दिखा रही है, आजकल आपने उसका एटीट्यूड देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी एटीट्यूड। देखो एप्टीट्यूड तो एक बच्ची ने बिल्कुल ठीक बता दिया है कि एप्टीट्यूड एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि किसी बंदे के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है, मतलब ये कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि पैदाइशी तौर पर बंदे के अंदर मौजूद होती है। गॉट इट? यानी कि वो जब बंदा पैदा होता है, अब देखो कोई हम में से चाह के नूरजहां बन सकता है? नूरजहां जैसी आवाज हम पैदा कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये एप्टीट्यूड था जो कि उसके अंदर पैदाइशी तौर पे था, ये एबिलिटी थी जो उसके अंदर इनबिल्ट थी। इनबिल्ट मीन उसके अंदर पैदाइशी तौर पर थी। टैलेंट, जी, ऐसी खूबी, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो कि टैलेंट कह लो, कोई भी ऐसी चीज जो कि जैसे कुछ एथलीट होते हैं, कुछ लोग सादकैन जैसे उसकी सादकैन जैसी कैलीग्राफी हम नहीं कर सकते हैं, जैसे कुछ अच्छे सिंगर्स होते हैं, कुछ अच्छे अदाकार होते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, कुछ अच्छे वो होते हैं स्पीकर्स होते हैं, बहुत अच्छी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। तो वो कुछ चीजें आपके अंदर पैदाइशी होती हैं, ठीक है। कुछ होती हैं जो लर्नड बिहेवियर्स होते हैं। जो लर्नड बिहेवियर्स होते हैं वो एटीट्यूड होता है और जो बॉर्न बिहेवियर्स होते हैं वो एप्टीट्यूड होते हैं। गॉट इट? born abilities are called aptitude and learned जो हम मुआशरे से सीखते हैं, ठीक है। झुग्गी में रहने वाले का बच्चा झुग्गी के स्टाइल में बोलेगा और लंदन में पढ़ने वाला बच्चा अंग्रेजों के स्टाइल में बोलेगा। उन्हीं जैसा उनका एटीट्यूड होगा, उन्हीं की तरह रख रखाव होगा, उसी की तरह उसका वो स्टाइल होगा।
आई इल आई करके बोलेगा, व्हील करके बोलेगा। अंग्रेज कैसे बोलते हैं हमें समझ ही नहीं आती, उनका स्टाइल इतना बेनियाज होता है, मतलब हम बेचारे ऐसे शुदे बन के उन्हें देख रहे होते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है, या इवन हमारे मुल्क में जो एलीट क्लास के लोग हैं, हम जब भी उनके सामने जाते हैं तो हम अंदर अंदर से अपने आप को बोना फील करने शुरू कर देते हैं, छोटा फील करना शुरू कर देते हैं, और हम खामखा उनके रोब में आ जाते हैं। कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया? यस मैम। मैंने तो किया है। ठीक है, तो हम खामखा उनके रोब में, वो क्या होता है, वो उनका एटीट्यूड होता है, उनका स्टाइल होता है, जिसकी वजह से हम उनके रोब में आ जाते हैं, और उनके ड्रेसिंग और उनका स्टाइल और उनका एटीट्यूड। वो मुझे ना मेरा बेटा है छोटा, तो मेरे साथ एक ड्रामा देखता है आजकल। चूंकि मैं वैसे ड्रामाज नहीं देखती हूँ, तो मैं चारपाई पे हूँ, तो मैं ड्रामा एक देखती हूँ, ऐसे बाय चांस मैंने देखना शुरू कर दिया। दिलावेज है उस ड्रामे का नाम। तो उसमें ना वो एक बच्ची जो है, वो पहले गरीब होती है कि बंदे की दो बेटी हैं, तो दूसरी अमीर, मतलब काफी उसका एटीट्यूड बड़ा। वो एटीट्यूड का लफ्ज मैंने अपने बेटे से सीखा। वो कहते मम्मा अब इसका जो गरीब थी ना, वो जिसे उसने सर्वेंट बनाया, अब उसका भी एटीट्यूड तब्दील होता जा रहा है। तो मैंने कहा कैसे हो रहा है उसका एटीट्यूड तब्दील? कहते हैं वो उसकी शादी अमीर बंदे से हो गई है ना, तो अब उसका एटीट्यूड तब्दील हो गया। मीन एटीट्यूड कोई ऐसी चीज है जो कि लर्न्ड है, जो हम सोसाइटी से सीखते हैं, ठीक है, जो कि हम मुआशरे से सीखते हैं। और एप्टीट्यूड वो चीज है जो कि पैदाइशी तौर पर, कोई सलाहियत वो हमारे अंदर पैदाइशी तौर पे होती है, ठीक है। लेकिन आप इससे मिक्सअप ना करें। अभी आजकल मैं चाइनीज लोगों की कुछ मैंने चैनल्स सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो मैं उनके जो विलेज व्लॉग्स हैं, स्पेशली कुकिंग के हवाले से, और मुझे ये खेती बाड़ी के देखने का शौक है, तो वो इतने हार्ड वर्किंग हैं चाइनीज लोग। मैं सोच रही थी कि क्या इनके मुआशरे ने इन्हें ये सिखाया इतना हार्ड वर्क, कि ये लोग इतना, वो खवातीन काम करती हैं। मतलब 40 इयर्स की एज में मेरी कमर जवाब दे गई है, और मैं चारपाई पे पड़ी हुई हूँ, और वो खवातीन एट द एज ऑफ 70 इतना हार्ड वर्क कर रही हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एंड दे आर वेरी हेल्दी। हम लोग तो कितने डाइट कॉन्शियस हैं जी। मैंने भी जी देखी हैं ये वीडियोस ना, हाँ जी, हम लोग जो आप कितने कह डाइट रही कॉन्शियस हैं कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, हमने मीठा नहीं खाना, हमने ब्रेड नहीं खानी, हमने रोटी नहीं खानी। आप यकीन करें उनकी इतनी हेल्दी डाइट है। वो लोग कोई डेली की जो उनकी टेबल होती है, उसपे 5 से 6 टाइप्स की उनके खाने होते हैं, जिसमें बेक्ड आइटम भी होते हैं, जिसमें मतलब हर तरह की चीजें होती हैं। लेकिन वो हर चीज खाते हैं, फिश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, सूप भी खाते हैं। बल्कि आज मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि वो ऐसे लोग कहते हैं कि वो हराम खाते हैं, मैंने तो कभी भी उन्हें चूहा खाते नहीं देखा, ये शायद वो चैनल्स पे नहीं दिखाते। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग इतना खा रहे हैं, उसके बावजूद वो स्मार्ट हैं और इतनी हार्ड वर्किंग है। हमारे यहाँ शायद हमारे लर्नड बिहेवियर्स में बात एटीट्यूड और एप्टीट्यूड की हो रही थी, कि हमारा लर्न जो हमारे बिहेवियर्स हैं, उसमें हम लोगों ने ये सीख लिया है कि हमने काम नहीं करना, और हम उस जादू के जिन के या जादू के चिराग की तलाश में है, जो हमें रातों रात किसी तरह से अमीर बना दे। मतलब इट्स रियली, वो जो जिस खातून का मैं पहले इनिशियली देख रही थी, जब मैं जिसे मैं बीमार हुई और जिसका मैंने देखना शुरू, मैं समझी वो बेचारी कोई देहात की गरीब औरत है और बेचारी सारा दिन मेहनत करती है। फिर जो मैंने उसके जाकर कॉन्फ्रेंसेस में उसको सेमिनार अटेंड करते हुए देखा, तो आई वाज जस्ट लाइक कि मेरा मुंह खुला हुआ था, और आई वाज सरप्राइज कि इतनी पढ़ी लिखी बंदी है, और ये खेतों में हल भी चला रही है, और बैल भी जोत रही है, और वो कस्सी के साथ काम करके, और वो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। तो खैर बात हमारी कहाँ से चली थी? एटीट्यूड से। तो आप लोग भी प्लीज हार्ड वर्क करें, और अच्छी अपनी डाइट्स रखें, और पढ़ें दिल लगा के, फॉर गॉड सेक। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का डिफरेंस मैंने पूछा था। सर्वे रिसर्च में हम करंट एटीट्यूड्स को स्टडी करते हैं, करंट ओपिनियंस को अंडरलाइन कर लें, ओपिनियन, एटीट्यूड, हैबिट, रवैये, ठीक है, इन चीजों को हम सर्वे रिसर्च में स्टडी करते हैं। इसकी फिर आगे फर्दर टाइप्स हैं, इन टाइप्स को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नंबर 1 है क्रॉस सेक्शनल है हॉरिजेंटल, और लॉन्गिट्यूडनल है
क्रॉस सेक्शनल पहले मैं आपको समझा देती हूँ बेटा। हॉरिजेंटल होता है के सेम लेवल पे, ठीक है। हॉरिजेंटल अगर आप में से कोई बच्चा एक्स एक्सिस लाइन और वाई एक्सिस लाइन को समझती हो आप? यस मैम। एक्स एक्सिस लाइन जो होती है, जो कि लंबाई पे यानी कि जैसे हम सेब को दरमियान से काट दें तो ये हमारी एक्स एक्सिस लाइन होगी, ठीक है। जो जब हम किसी चीज को सेम टाइम पे स्टडी करते हैं, सेम मीन करंट लेवल पे स्टडी करते हैं, जैसे हम सेब को दरमियान से अगर काटेंगे तो हमें पूरा सेब नजर आ जाएगा ना। क्रॉस, क्रॉस मीन हम उसको दरमियान से काटेंगे। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? दरमियान से काट के हम उसको पूरा का पूरा देख लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में भी यही होता है कि हम उसको चीज को सेम लेवल पे स्टडी करते हैं। सो इसमें हम सर्वे की इस टाइप में एग्जामिन करंट एटीट्यूड ओपिनियन प्रैक्टिसेस एंड प्रोग्राम्स एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। हम एट द सेम टाइम पे सिंगल पॉइंट पे चीजों को डाटा फाइंड आउट कर लेते हैं। कंपेयर टू और मोर ग्रुप्स, बाजों का हम टू और मोर ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों में सेल्फ स्टीम लेवल देखना चाहते हैं, सेल्फ स्टीम क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हम खुद से कितनी मोहब्बत करते हैं, जो कि हम नहीं करते हैं। हम लोग पूरी जिंदगी औरों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते हैं। प्लीज अपने अंदर सेल्फ स्टीम, एक होता है सेल्फिश होना, सेल्फिश होना इज समथिंग एल्स। सेल्फ स्टीम अपने अंदर जरूर, बीइंग अ गर्ल्स, हम गर्ल्स में सेल्फ स्टीम नहीं होती है, तो इसको अपने अंदर जरूर पैदा करें, और नहीं है तो पैदा करने की कोशिश करें। अच्छा, बात हो रही है सेल्फ स्टीम की। सेल्फ स्टीम लेवल जो है, अब हमने चेक करना है 6ठी 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चों में। तो हम क्या करेंगे, हम वो टाइम सीरीज वाली स्टडी नहीं करेंगे। टाइम सीरीज में क्या था कि हम एक ग्रुप को पकड़ेंगे, पहले हम उनका 6ठी में उसकी सेल्फ स्टीम को देखेंगे, फिर वही बच्चे जब 7वीं में जाएंगे फिर हम उनकी सेल्फ स्टीम देखेंगे, फिर वही बच्चे जब 8वीं में जाएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्रॉस सेक्शनल में क्या करते हैं, हमने बच्चे पकड़े, एक स्कूल में हम गए, हमने 6ठी क्लास के बच्चे लिए, हमने उसी स्कूल के 7वीं क्लास के बच्चे लिए, उसी स्कूल के 8वीं क्लास के बच्चे लिए, उसी टाइम में, एक ही दिन में। बात समझ आ रही है? एक ही दिन में हमने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के एक ही स्कूल के बच्चे लेके उनसे हमने सर्वे फॉर्म फिल किया और रिजल्ट अपना डिक्लेयर कर दिया, अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल या हॉरिजॉन्टल सर्वे डिजाइन। इसका जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कर लें। कीवर्ड में आपको तमाम नोट्स में अंडरलाइन करूंगी, और ये एज इट इज, ये पेपरों का निचोड़ है। ये पिछले 10-20 साल के जो पेपर्स है ना आप लोगों के, ये जो कीवर्ड्स है, ये जो इन नोट्स में लिखे हुए हैं, ये उन पेपरों का निचोड़ लिखे हुए हैं, इनको अंडरलाइन कर लें। ये जो लफ्ज है ना, एट द सेम, एट अ सिंगल पॉइंट, इसको अंडरलाइन कर लें। कर लिया? करंट एटीट्यूड ओपिनियन प्रैक्टिस को अंडरलाइन कर लें, करंट, ठीक है। समझ आ गई? आगे चले। लॉन्ग सर्वे जो होता है, इट इज ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, एक्सटेंडेड कमिटमेंट ऑफ रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट्स, विलिंगनेस ओवर अ टाइम। इसमें लंबे टाइम के लिए ये सर्वे होता है और इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल सर्वे कहते हैं। देन जनाब ट्रेंड स्टडीज है। ट्रेंड स्टडीज भी स्टडीइंग ट्रेंड्स ऑफ स्टडीज रिगार्डिंग कंप्यूटर एजुकेशन। इसमें हम ट्रेंड स्टडीज के लिए भी हमें बार बार, हमें कई सालों तक हमें ये रिसर्च करनी होती है कि 2000 में लोग कंप्यूटर को कितनी अहमियत देते थे, 2001 में कितनी देते थे और आज कितनी देते हैं। आपको याद है ना, जब कंप्यूटर नया नया आया था तो हम इसे कितनी अहमियत देते थे। लोगों ने जो है वो कंप्यूटर वाले लड़कों को रिश्ते देने शुरू कर दिए थे और फिजिक्स वालों को ठुकराना शुरू कर दिया था। और आज ये हाल है कि लोग जब सुनते हैं कि लड़के की एजुकेशन एमफिल कंप्यूटर है तो वो उसे रिश्ता भी नहीं देते। क्या ख्याल है? बोला तो करें, मुझे लगता है मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। जी मैम। अच्छा, मैम हाँ ना कर दिया करें, एग्री नहीं कर दिया तो ना कर दिया करें। मैम लिख रहे होते हैं वो फिर जल्दी जल्दी। अच्छा चले, खॉट स्टडीज। खॉट स्टडीज क्या है? खॉट ग्रुप को कहते हैं, खॉट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। खॉट किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। एमफिल एजुकेशन स्टूडेंट्स, जब हम किसी एक कैरेक्टरिस्टिक रखने वाले ग्रुप का
सर्वे करना चाहते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, जैसे मैंने कल आपको बात की थी कि हम तवाइफों का सर्वे करना चाहते हैं, हम दहशतगर्दों का सर्वे करना चाहते हैं, हम एमफिल स्टूडेंट्स का सर्वे करना चाहते हैं, हम पीएचडी स्टूडेंट्स का, तो जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉर्ट स्टडीज कहेंगे। ठीक है, डिटरमाइनिंग प्रोफेशनल ग्रोथ के वो 2010 में उनकी क्या ग्रोथ हुई। हम एक कोई ग्रुप पकड़ लेंगे कि जिन्होंने एमफिल एजुकेशन किया था बीजीयू से, और फिर हम देखेंगे कि उन लोगों की 2010 में कितनी प्रोफेशनल ग्रोथ हुई, 2011 में वो कितने आगे गए, 2012 में कितने गए। जैसे वो अक्सर सीएसएस का रिजल्ट आता है ना, तो वो कहते हैं कि कायदे आजम यूनिवर्सिटी से इतने लोगों ने सीएसएस किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से इतने लोगों ने सीएसएस किया। तो ये चीजें जो हैं वो जाहिर करती हैं कि किसी इदारे के बच्चों ने कितना काम किया या कितना आगे कम्पीट किया। तो कॉर्ट स्टडीज में भी किसी यूनिवर्सिटी के किसी स्पेसिफिक कॉर्ट यानी कि ग्रुप को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, पैनल स्टडीज हैं जी। पैनल स्टडीज में क्या होता है, रिसर्चर एग्जामिन्स सम पीपल ओवर अ लॉन्ग टाइम, और उनकी किसी खास ग्रुप को ले लेते हैं और ओवर अ लॉन्ग टाइम जो है उनको स्टडी करता रहता है। देन फॉलो अप स्टडीज हैं। फॉलो अप में भी यही होता है कि हम उन बच्चों को, जैसे हमने बीएड के बच्चों को पढ़ा दिया तो बाद में हम उनके फॉलो अप्स लेते रहते हैं कि जी आप लोग जो है उसके बाद आप लोगों ने कोई जॉब की या ना की, आप आजकल क्या कर रहे हैं, तो उनकी हम फॉलो अप्स करते हैं। ठीक है, इसके स्टेप्स क्या हैं, हम अपना प्रॉब्लम लेते हैं, फिर हम सैम्पलिंग करते हैं पॉपुलेशन से, फिर हम इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है जी, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है रिसर्च में, जल्दी से बोले, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। हरी अप, बेटा बोले, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेशन इन रिसर्च। मैम इंस्ट्रूमेंटेशन में हम टूल डेवलप करते हैं, टूल जी मैम टूल डेवलप करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में ना, कि टूल हमने डेवलप कैसे करते हैं डाटा कलेक्शन जी, शाबाश। इंस्ट्रूमेंटेशन से हम टूल डेवलप करते हैं। टूल क्या होता है, ये कोई वो छुरी या वो कसी या कोई वो नहीं होता, ये क्या होता है, ये एक टूल होता है। टूल मीन to जिससे हम collect डाटा data कलेक्ट from करते हैं। others. डाटा क्या होता है, डाटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट हैव नॉट गॉन थ्रू एनी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। डाटा इज अ इंफॉर्मेशन, इससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सर्वे में हम या तो इंटरव्यू के जरिए से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्केल्स के जरिए से, जैसे मैंने आपको कहा था 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है, फिर थर्स्टन स्केल है, फिर गटमैन स्केल है, फिर इंटरव्यू है। इंटरव्यू में फिर इंटरव्यू की आगे टाइप्स आ जाती हैं, जैसे फोकस्ड इंटरव्यू है, जैसे प्लान्ड इंटरव्यू है, जैसे पैनल इंटरव्यू है। प्लान्ड इंटरव्यू में क्या होता है, पहले से सवालात होते हैं तयशुदा। ठीक है, उसके अलावा आप कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर में क्लोज होता है, एक क्लोज क्वेश्चन होते हैं यस या नो वाले, एक जो है वो ओपन क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको अपनी राय देने का पूरा हक होता है। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में आमतौर पर हम 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल यूज करते हैं, और उसके पीछे फिर हमने वैल्यूज अटैच की होती हैं, जैसे एग्रीड, स्ट्रांगली एग्रीड, नॉट एग्रीड, और जो है वो स्ट्रांगली नॉट एग्रीड वगैरह वगैरह। तो पीछे हमने उसके 1 2 3 4 5 वैल्यूज अटैच की होती है। ये आमतौर पर 5 वैल्यूज पर मुश्तमिल होता है। फिर हम उन वैल्यूज को जमा करते हैं, एंड में उन वैल्यूज का, हर स्टेटमेंट की वैल्यू का क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। और फिर जितने बंदे हमने सैंपल में लिए होते हैं 200 बंदे, उन 200 बंदों की, जब जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक जो हमने सवालनामा बनाया सर्वे का, तो एक सवालनामे में हम फॉर एग्जांपल हमने 50 सवाल रखे। अब 50 सवाल में हम पहला सवाल पकड़ेंगे और उसे हमने वो 50 जो सवालनामा, वो 50 वो जो स्टेटमेंट थी या वो जो सवालनामा था, वो हमने 200 बंदों से फिलअप करवाया। बात समझ रहे हैं? अब वो 200 बंदों से फिलअप हो गया, उसके बाद हमने उस सवालनामे की पहली स्टेटमेंट पकड़ी और देखा कि इससे एग्री कितने लोगों ने किया है। फॉर एग्जांपल उससे 30 लोगों ने एग्री किया है, तो उसका हम एवरेज निकाल लेंगे।
फिर हम देखेंगे कि इसे स्ट्रांगली एग्री कितने लोगों ने किया है, इसे डिसएग्री कितने लोगों ने किया है, इसे स्ट्रांगली डिसएग्री कितने लोगों ने किया है। उन सब की हम परसेंटेजेस निकालते जाएंगे और फिर हम उसे ग्राफिकली अपनी रिसर्च के अंदर जब हम डाटा एनालिसिस वाला चैप्टर अपना करेंगे, चैप्टर 4 उसे कहते हैं, तो चैप्टर 4 के अंदर डाटा एनालिसिस में हम बताएंगे कि जी हमारी स्टेटमेंट 1 को इतने लोग ये समझते हैं कि जी हम बच्चों को लेक्चर मेथड के जरिए से पढ़ाते हैं, इतने लोग ये कहते हैं कि हम बच्चों को एविएट के जरिए से पढ़ाते हैं, इतने लोग ये कहते हैं कि हम बच्चों को टूर्स के जरिए से पढ़ाते हैं, इतने लोग ये कहते हैं कि हम बच्चों को एक्टिविटीज के जरिए से पढ़ाते हैं। तो वो हमारे जरिए हमारे पास फिर नंबर्स के जरिए वो ओपिनियंस आ जाती हैं। यानी कि सर्वे में हम लोगों की ओपिनियंस को न्यूमेरिक डाटा में चेंज करते हैं। क्या करते हैं सर्वे में हम? बोले, लोगों की ओपिनियन को किस चीज में चेंज करते हैं? न्यूमेरिक न्यूमेरिक वैल्यूज। डाटा में मैम। कैसे चेंज करते हैं? क्वांटिटेटिव डाटा में कैसे चेंज करते हैं? by taking the mean. हाँ जी बोले बेटा, कैसे चेंज करते हैं बच्चों की हम अपने जो जिनसे हम रिसर्च करते हैं उनकी ओपिनियंस को, उनकी हैबिट्स को, उनकी करंट कंडीशंस को, उनकी वैल्यूज को, उनकी क्वालिटीज को हम क्वांटिटी में कैसे चेंज करते हैं? जल्दी से By बोलो। taking their means, by taking mean. By taking mean and by taking quantitative data on 5-point Likert scale. ठीक है? Yes. Got it? Yes, ma'am. Any question? कोई सवाल बेटा? नो मैम। मैम डाटा हम लेते हैं, ये हम जो सॉफ्टवेयर है SPSS उसमें जाके इसको करते हैं, ये सारा जो है इसकी जी बेटा, कैलकुलेशन। जी बेटा, इसे बाय हैंड भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। मैंने मैनुअल किया था, आजकल तो SPSS की एब्रीविएशन लिख लें, ये भी 1 साल पेपर में पूछा गया है। स्टैटिस्टिकल सोशल साइंसेस स्टैटिस्टिकल पैकेज, सॉरी स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। ये जी एक सॉफ्टवेयर है, इंटरनेशनली रिसर्च में इस्तेमाल होता है। ये जरा इसकी डेट देख लीजिएगा कि ये किसने बनाया था और ये कब आया था, क्योंकि पिछले साल उसने पेपर में इसका एब्रीविएशन पूछा है, तो अब ये ना पूछ ले कि ये किसने बनाया था और कौन से मुल्क का वो बंदा था जिससे ये बनाया था। ठीक है, ये कल के लेक्चर में आपने मुझे बताना है। ओके ओके मैम। चले, और कोई क्वेश्चन? बेटा एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, टेक केयर ऑफ यू, अल्लाह हाफिज।